आप पे जो टैग लगा है वो बहुजन समाज पार्टी का लगा है। अब लोग चुनाव में ये पूछेंगे कि भाई अनिरुद्ध शेवाड़े साहब तो कांशीराम जी के चेले हैं और वो बीएसपी के सक्रिय कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं, तो इस बार उन्होंने अपना पाला क्यों बदला। और वंचित बहुजन आघाड़ी अभी पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी है, तो उसका उम्मीदवार मैं हूँ। ऐसी तिरंगी लड़त रहेंगे उसमें। ये व्यवस्था परिवर्तन की विचारधारा की लड़ाई है। जितने भी ये भाजपा है, कांग्रेस है, ये परंपरावादी पार्टियां है और लोग भी परंपरावादी है। यानी पूरे बहुजन समाज के जो वंचित लोग हैं उनका आवाज मुझे बुलंद करना है, इसलिए मुझे विधानसभा में जाना है। जो वंचित लोग हैं, मैं वंचित बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमारी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। और बहुजनों में से जो वंचित लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं है, जिनको काम नहीं है, ऐसे लोगों के उद्योग खड़े करना चाहिए। युवक युवतियों को रोजगार देना चाहिए। दूसरी बात किसानों की बात है, तो किसानों का आवाज उठाने वाले ये परंपरावादी नहीं उठाते। इसलिए मेरी नियुक्ति हो रही सदन में जाने के लिए। बाला साहब आम्बेडकर जी ने मुझे इसलिए तो उम्मीदवारी दी है वंचित की कि वंचितों का आवाज वहां जाके उठाइए शेवाड़े जी, और वहां समाज को जागरूक कीजिए। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव दरवाजे पर है। बड़े ही जोर शोर से उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल किया गया। इस वर्ष हम देख रहे हैं कि जैसे लोकसभा के चुनाव हुए, उनमें अहम मुद्दा था लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, भाईचारा। मगर वो राष्ट्र का चुनाव था, ये राज्य का चुनाव है। क्या मुद्दे वैसे ही रहेंगे? फाइट जो होनी है वो किन में होंगी? क्या केवल कांग्रेस बीजेपी में होगी, या जो वंचित तबका है, जो बहुजन है, जो शोषित है, पीड़ित है, जो हमेशा से इन दोनों पार्टियों को अपना बहुमूल्य वोट दिया करता है, क्या उनमें भी कोई उभरेगा? इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हिंगना मतदान क्षेत्र के वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अनिरुद्ध शेवाड़े जी, जो राष्ट्रीय प्रबोधनकार है, कार्यकर्ता है, और उनकी पूरी हयात बुद्ध फुले शाहू अंबेडकर, परिवर्तनवादी विचारधारा, संविधान, लोकतंत्र की विचारधारा, इनको फैलाने में और पूरे देश में उन्होंने इन विचारधाराओं को फैलाने के लिए काम किया है। शेवाड़े साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले आपको बधाई कि इस चुनावी रण में आप उतरे हैं और बड़े जोर शोर से आपकी तैयारी चल रही है। जैसे कि मैंने कहा कि ये लड़ाई क्या केवल कांग्रेस और क्या केवल बीजेपी के बीच में होगी, या कोई ऐसी भी पार्टी या ऐसे भी उम्मीदवार होंगे कई अलग अलग पार्टियों के? जैसे आपने वंचित बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवारी आपकी तरफ है, ऐसी कई पार्टियां महाराष्ट्र में है। तो ये आपके क्षेत्र में दुहेरी लड़त होगी या तिहेरी लड़त होगी? जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं जी, जैसे कि भाजपा और कांग्रेस तो है ही, तो अभी वहां कांग्रेस युति की जो पार्टियां है या भाजपा युति की जो पार्टी है, उसमें से भाजपा का भी उनको टिकट मिली है, मेघे जी को। और कांग्रेस जो है महाविकास आघाड़ी, उसकी टिकट तो बंग साहब को मिली है। वो मंत्री भी रह चुके हैं, इसके पहले आमदार भी थे वो। बाद में फिर जो पार्टियां हैं, ये पार्टियों में से बीएसपी का भी कैंडिडेट रहेगा उसमें जी, कुछ इंडिपेंडेंट भी रहेंगे जी, और हमारी वंचित की भी सीट मुझे मिली है जी। तो ये जो लड़त होंगी, ये मुख्य जितनी बड़ी पार्टियां हैं, जैसे भाजपा है और महाविकास आघाड़ी के बंग साहब है, और वंचित बहुजन आघाड़ी अभी पूरे महाराष्ट्र में एक बड़ी पार्टी है, तो उसका उम्मीदवार मैं हूँ। ऐसी तिरंगी लड़त रहेंगी उसमें। बिल्कुल, जिस तरह से हम देखते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि ये लड़ाई तो केवल चुनाव जीतने की है, चुनाव जीते तो सब हो सकता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ लड़ाई चुनाव जीतने की है या विचारधारा की भी लड़ाई है? ये व्यवस्था परिवर्तन की विचारधारा की लड़ाई है। ये जितने भी ये भाजपा है, कांग्रेस है, ये परंपरावादी पार्टियां है और लोग भी परंपरावादी है। जैसे पहले उनके नाना जी थे, बाद में दादाजी थे, बाद में पोते थे, उनके अभी नाती हुए, तो इनका चलते आ रहा है। लेकिन अपनी जो लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और फुले शाहू आम्बेडकर विचारों के जितने लोग हैं, तो मैं तो पहले से इसी मूवमेंट में काम करता हूँ, तो मुझे मैं तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ बाला साहब आम्बेडकर साहब का, कि उन्होंने ये सब मेरा काम देखकर मुझे एक प्रकार की मतलब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है, और ये उसी वजह से मेरे को टिकट मिली है। ये बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप तो पहले से कार्यकर्ता रहे
आप पे जो टैग लगा है वो बहुजन समाज पार्टी का लगा है। अब लोग चुनाव में ये पूछेंगे कि भाई अनिरुद्ध शेवाड़े साहब तो कांशीराम जी के चेले हैं और वो बीएसपी के सक्रिय कट्टर कार्यकर्ता रहे हैं, तो इस बार उन्होंने अपना पाला क्यों बदला कि वो वंचित के तरफ आए? क्या कारण है कि आपकी परंपरागत पार्टी जो इसी विचारधारा पर काम करती है पर आपने वंचित का दामन थामा? बहुजन समाज पार्टी, बहुजन जो शब्द है जी ये आता है भारत देश के 85% लोगों का। जी अब बहुजन समाज पार्टी के बाद में बाला साहब आम्बेडकर, प्रकाश आम्बेडकर साहब ने जो पार्टी निकाली वंचित, जी बहुजनों में से आज तक परंपरावादी राजकारणियों ने जिनको वंचित रखा है, जिनके पास अभी तक एजुकेशन नहीं गया, जिनके पास अभी तक शिक्षा का कोई प्रावधान नहीं रहा, जिनको अभी तक आरक्षण भी मतलब कुछ नहीं मिला, आर्थिक आरक्षण हो या और कोई आरक्षण हो, हर प्रकार का आरक्षण, ऐसे जितने भी वंचित लोग थे, हर तख्ते के लोग, वो एक ही समाज के नहीं, सिर्फ एससी नहीं, एससी, एसटी, एनटी, ओबीसी, माइनॉरिटी। अब ओबीसी में भी अपन अगर देखेंगे तो कई लोग ऐसे हैं राजकारणी ओबीसी घराने छोड़कर, परिवार छोड़कर, राजकारणी परिवार छोड़कर बाकी लोगों का कहाँ विकास हुआ है। तो ये इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, इसलिए बाला साहब आम्बेडकर जी ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी डाली है और मेरा काम वही करता है। मैं आज तक पूरे बहुजन समाज को तो मैं यही विचारधारा से प्रबोधन करता है ना, मैं पूरे देश में प्रबोधन करता हूं, मैं हिंदी साइड में और मराठी में, महाराष्ट्र में। तो मेरा ये काम है, अभी मैं समाज में जाके ये बताऊंगा कि जो वंचित लोग हैं हर किस्म के, कोई भी रहे, वो कोई कास्ट के रहे, कोई समाज के रहे, कोई जाति के रहे, यानी पूरे बहुजन समाज के जो वंचित लोग हैं उनका आवाज मुझे बुलंद करना है, इसलिए मुझे विधानसभा में जाना है। बिल्कुल, आपका जो हिंगना क्षेत्र है, तो इस हिंगना क्षेत्र में बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिसे हम एमआईडीसी कहते हैं, वो है। आपके ही क्षेत्र से समृद्धि हाईवे भी नागपुर से मुंबई तक गया है। लेकिन जब हम आपके क्षेत्र के लोगों को देखते हैं, हम आपके क्षेत्र के मजदूरों को देखते हैं, किसानों को देखते हैं, मिहान में जिनकी जमीन गई उन लोगों को देखते हैं, तो देखते हैं कि जिनको इनके ठेके मिले वो तो उनका तो विकास हुआ, लेकिन जिनके जमीनें गई, जो हिंगना में रहते हैं, उनका विकास नहीं हुआ। क्या आपके पास इस तरह की कोई पॉलिसी है कि अगर आप चुनाव जीतते हैं तो इन लोगों के हित के लिए कुछ काम होगा? बराबर है, जितनी एमआईडीसी में जगह है उसमें कुछ ऐसी राखीव जगह है कि जहाँ ये एससी एसटी के लिए, इनकी उद्योग धंधे के लिए वो गवर्नमेंट की जगह है, वहां पर जी, वहां पर अभी भी उद्योग धंधे कुछ हुए नहीं है। परंपरावादी जो धन्ना सेठ लोग जो है, बहुत बहुत बड़े बड़े करोड़पति उद्योगपति, उन्हीं की व्यवसाय वहां पर है। तो पहले सहकार क्षेत्र में ऐसे तख्ते के लोगों को लेना चाहिए कि जो अविकसित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं। मैं वंचित बार बार इसलिए कहता हूँ कि हमारी पार्टी वंचित बहुजन आघाड़ी है। और बहुजनों में से जो वंचित लोग हैं, जिनको रोजगार नहीं है, जिनको काम नहीं है, ऐसे लोगों के उद्योग खड़े करना चाहिए, युवक युवतियों को रोजगार देना चाहिए। दूसरी बात किसानों की बात है, तो किसानों का आवाज उठाने वाले ये परंपरावादी नहीं उठाते। जब से आजादी भारत को मिली है, भारत को आजादी मिली तब से आज तक किसानों की कुचंबनाई हुई है ना, किसानों के बारे में कोई बोलता ही नहीं है। अब दिल्ली में भी देखिए, किसानों ने इतने साल तक, 2 साल तक आंदोलन किए, क्या हुआ उसका? आखिर सरकार को अपने तीनों कानून जो है वो पीछे लेना पड़ा। लेकिन तब तक के खर्चा कितना हुआ, देश का कितना बड़ा खर्चा हुआ। तो तुम अपने हिसाब से क्यों ऐसे कानून निकालते जहां जनता का भला ना हो? जनता का भला हो ऐसे ही कानून निकालना चाहिए ना। तो ये सदन में बोलना चाहिए, तो सदन में बोलने के लिए मैं जा रहा हूं। बिल्कुल, ये इसीलिए मेरी नियुक्ति हो रही सदन में जाने के लिए। बाला साहब आम्बेडकर जी ने मुझे इसीलिए तो उम्मीदवारी दी है वंचित की, कि वंचितों का आवाज वहां जाके उठाइए शेवाड़े जी, और वहां समाज को जागरूक कीजिए। बिल्कुल, आपकी जो, जैसे आपने कहा कि आपकी जो फाइट है, लड़ाई जो है बड़े घरानों के साथ, एक तरफ मेघे घराना जिनके पास पैसा है, इंस्टीट्यूट है, लोग है, प्रचार प्रसार करने के लिए सारी यंत्रणाएं है, दूसरी तरफ बंग घराना, उनका भी पॉलिटिकल इतिहास रहा है, उनके पास एक बड़ी यंत्रणा है। आपको क्या लगता है कि इन दो बड़ी शक्तियों को, पार्टी की शक्तियां तो है ही, पर इंडिविजुअल भी ये बड़ी शक्ति करके पहचानी जाती है, आपकी फाइट इनके साथ पैसों के आधार पर होगी, शक्ति के आधार पर होगी, या विकास और ईमानदारी के आधार पर होगी? नहीं, इनके साथ में मेरी जो लड़ाई है, मेरी विचारधारा की लड़ाई है जी। मैं स्वाभिमान से आज तक समाज में रह चुका हूं और समाज जागरूक करने का काम किया हूं। तो मेरी लड़ाई जो है ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। व्यक्तिगत तो किसी की लड़ाई होती नहीं राजकारण में। अभी ये तो लोग टिकट मांगने के लिए अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में, जैसे आघाड़ी में 3-4 पार्टियां है, तो ये टिकट किसको जा रही, नहीं उस पार्टी को, तो ये लड़का उधर जाता है, बाप इधर रहता है, ऐसा हो रहा है ना। यानी इनमें कोई विचारधारा नहीं है। हमें
प्रोग्रेसिव विचारधारा है। हाँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का एक मुझे यह याद आता है कि व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था। व्यवस्था परिवर्तन यही आखिरी मकसद भीम जी को पाना था, उसके सिवा ना इंसान की तरक्की ये भीम जी ने जाना था। दबे कुचले किसान मजदूरों को राज सिंहासन पर लाना था और यही सच्चा प्रजातंत्र सारे दुनिया को दिखाना था। क्या बात है, सच्चे प्रजातंत्र की हम बात कर रहे हैं। जो चुनाव लड़ा गया लोकसभा का, वो लोकतंत्र पे लड़ा गया, वो संविधान पर लड़ा गया। आपको क्या लगता है कि वही मुद्दे हैं या इस विधानसभा के चुनाव में अब चुनावी मुद्दे बदल गए? देखिए, कांग्रेस और भाजपा एक ही विचार के, कांशीराम साहब भी बोलते थे ये एक ही नाणे के दो बाजू है, एक को सापनाथ एक को नागनाथ। हाँ, इन्होंने डायरेक्ट नहीं बोले एससी एसटी का उपवर्गीकरण, जो उपजाति वर्गीकरण, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर भेज दिए। सुप्रीम कोर्ट को अधिकार ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है नहीं उपजाति वर्गीकरण का आदेश निकालने का। उन्होंने बोल दिए, सुप्रीम कोर्ट में जितने भी बैठे थे उन्होंने बोल दिए, लेकिन उनको अधिकार नहीं है। राज्य को अधिकार है, ये केंद्र का अधिकार नहीं है ये उपजाति वर्गीकरण का। और ये चुनाव होने तक के संविधान का खूब उन्होंने ये किए, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान दिखा के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को दिखा के इन्होंने वोटिंग तो ले लिए केंद्र सरकार का, जब ये लोकसभा का चुनाव हुआ तब, लेकिन फट से बदल गए ना वो। लेकिन विधानसभा में क्या वही मुद्दे चलेंगे? विधानसभा में वो मुद्दे नहीं चलेंगे। एससी एसटी माइनॉरिटियों को सबको मालूम पड़ा कि कांग्रेस ने हमको फंसाया करके, कांग्रेस ने फंसाया इनको केंद्र। अभी जो लोकसभा के चुनाव में अभी सब जनता होशियार हो गई, पहले जैसी रही नहीं, सांग पाटला काय करूं अभी नहीं रही वैसी, अभी जनता होशियार हो गई। अभी सबको मालूम हो गया कि उपजाति वर्गीकरण की वजह से जाति जाति में झगड़े लगाने का काम कांग्रेस कर रही है और भाजपा तो कर ही नहीं। भाजपा हमारा खुला शत्रु है, भाजपा की विचारधारा हमारे साथ मिलती नहीं, वो तो खुला शत्रु है। लेकिन सबसे घातक अगर कोई है तो ये छुपा हुआ शत्रु जो है, साथ में रहता, पीठ पे हाथ लगाता और इधर से वार करता है तो ये कांग्रेस हमको, ये परंपरावादी जो कांग्रेसी लोग हैं, जो पाटिल शाही वाले जो है, जो खानदानी बड़े धन्ना सेठ जो लोग हैं, बस इनके साथ हमारी विचारों की लड़ाई है। बिल्कुल, मैं बहुत अहम और गंभीर मुद्दे पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ। ये हमारा अंतिम शायद बात जो है, बीजेपी और कांग्रेस के अलावा कहीं अगर बीएसपी का कैंडिडेट हो जाए, कहीं वंचित का कैंडिडेट खड़ा हो जाए, तो ये एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये तो किसी कांग्रेस या बीजेपी की बी टीम है। ये कहा जाता है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है या वंचित भी बीजेपी की बी टीम है। तो इस तरह का जो भ्रम है, इस भ्रम के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, समाज में भ्रम फैलाने का काम वही लोग करते हैं और अनिरुद्ध सेवाड़े जैसे जो प्रबोधनकार जो है, जो स्वाभिमानी लोग हैं, ये लोग किसी की बी टीम का सवाल ही नहीं आता। हम लोग बी टीम के रह ही नहीं सकते, क्योंकि हमारी वैचारिकता की लड़ाई है। जो वैचारिकता की लड़ाई लड़ता है, हमारे दुश्मन कितने भी हमारे फालतू की बातें करे, लोगों को कुछ भी गुमराह करने की बात करे, वो वैसा नहीं होता है। हम लोग हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं जी। और हमको वहां जाके, विधानसभा में जाके, विधानसभा के पार्लियामेंट में जाके, वहां पर मतलब सदन में जाके वंचितों की आवाज उठाना है। और आज तक के क्या हुआ, हिंगना विधानसभा में मेरे जैसा कोई कैंडिडेट अभी लड़ाई लड़ा नहीं है चुनाव की। मेरा जैसा बाला साहब आम्बेडकर जी ने मेरा नाम घोषित कर दिए तो 50% पूरे समाज में एक नव चैतन्य और आनंद, खुशी हो गई सबको। और दिवाली की भी खुशी मना रहे हैं, अभी दोनों खुशियां एक में आ गई। अभी लोग मेरे को फोन कर रहे हैं, शेवाड़े साहब हमारे गांव में कब आते? मैं बोला बिल्कुल, अभी जैसे भी 4 तारीख हो गई तो जितने भी कुछ अपने चाहने वाले हैं वो भी मेरे को सपोर्ट करेंगे, अपने अपने फॉर्म पीछे लेंगे और 5 तारीख से मैं हर गांव में, हर लोगों के साथ में, किसानों के साथ, मजदूरों के पास, हर गांव में जाके उनको मिलूंगा और ये बात बताऊंगा कि मैं हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए वहां जा रहा हूं और मेरे सिवा दूसरा कोई कैंडिडेट वहां पर है नहीं है। बिल्कुल, आखिरी सवाल, इस हिंगना क्षेत्र में आपको क्या लगता है कि क्या समस्या है? विकास की कौन सी बातें हैं जो हुई नहीं है और ये होना चाहिए? और लोगों को लगता है कि ऐसा व्यक्ति इस विकास पर बात करता है, इस मुद्दे पर बात करता है तो ही हिंगना से चुन के जाएंगे। इससे क्या मुद्दे हैं और किस तरह का हिंगना का वातावरण? मुद्दे ये है, पहला मुद्दा तो ये है कि रोजगार का जी, वहां के स्थानिक जो युवक युवतियां हैं उनको सबसे पहले रोजगार की समस्या दूर होना चाहिए, उनको रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है, किसानों का जो ये है, जब किसान कोई बोता है, जब उसका ये टाइम आ जाता है, वक्त आ जाता है किसान इसका मजदूरी का,
तो बहुत बड़े मतलब खतों के भाव बढ़ जाते हैं और बीज बियानों के भाव बढ़ जाते हैं। और जब बेचारा वो कर्ज बाजारी हो जाता है, जब उसका उत्पादन निकल जाता है खेत में से, जब उपज हो जाती है, जब बाजार में जाता तो वो भाव उसको मिलता नहीं है। तो मैं इस व्यवस्था के खिलाफ हूँ। मैं किसानों का भी आवाज उठाऊंगा, मजदूरों का आवाज उठाऊंगा। दूसरी बात, एक बड़ी अच्छी आपने सवाल बड़ा अच्छा किया, ये जितने भी जनता को लाचार बनाने वाली जो योजना है ना इनकी, भाजपा हो या कांग्रेस हो, अब फुकट का अनाज दे रहे लोगों को स्वस्थ धान्य दुकान से, सरकारी दुकान से, ये लाचारी नहीं की? लाचार क्यों बनाते हो? अरे उनको आर्थिक समता, बाबा साहब आंबेडकर बोलते थे जब तक कि आर्थिक समता नहीं आएंगी तो यहाँ राज अच्छा रहेगा, वही प्रजातंत्र सही है। लेकिन तुम आर्थिक विषमता अगर वैसी कायम रखोगे तो यहाँ अराजकता आ जाएगी। वैसा हुआ नहीं है? अराजकता इसलिए तो फैलती है, लोग मोर्चे निकालते, हमारी मांगे पूरी करो, उधर से पुलिस डंडे मारते। ये नहीं होना चाहिए। इसलिए किसान हो या मजदूर हो, युवक हो युवती हो, सबको रोजगार मिलना चाहिए। दूसरी बात, ये स्वस्थ धान्य दुकान और अभी किट बांटे भाजपा वालों ने, बहुत सारी किट, 4-4 दिन तक के महिलाएं डब्बे लेके खाने के वहां लाइन में लगे रहे। ये तुम ऐसे कानून क्यों, अपने दिल में कुछ भी आता तुम लोगों को मतलब गुमराह करते तुम? उससे अच्छा एक काम करो, तुम रोजगार दो उनको। आर्थिक समता, आर्थिकता से जब सबल हो जाएगा कोई आदमी तो अनाज तो अपने पैसे से बिकत लेगा ना स्वस्थ धान्य दुकान से, बराबर है कि नहीं? सरकारी स्वस्थ धान्य दुकान से वो अपने पैसे से अनाज बिकत लेगा, जो लगता है वो लेगा वो। लेकिन तुम उनको लाचार बना रहे, और उसको तो मिलता है, फुकट तो मिल रहा है, पाव पे पाव लेके घर में बैठेगा, फुकट तो मिल रहा है। फुकट मत दो, जब तुम उसके मेहनत के पैसे से कुछ अगर खरीद लेगा तो उसको वो कीमत, पैसे की कीमत मिलेगी, उसको मालूम पड़ेगा कि मेहनत का मेरा पैसा जा रहा है। फुकट देंगे तो पूरी दुनिया लाचार हो जाएंगे, पूरा देश लाचार हो जाएगा। ये सब व्यवस्था बंद होना चाहिए। बिल्कुल। एक आखिरी बात, आपके जो मतदाता है हिंगना क्षेत्र के, इन मतदाताओं को इस चुनाव में आप एक उम्मीदवार के तौर पर क्या संदेश देना चाहोगे, क्या आह्वान करना चाहोगे? मैं ये संदेश देना चाहता हूं जनता को, आजाद भारत में आपको आजाद जीना है या गुलामी में जीना है। अगर गुलामी में जीना होगा तुमको तो तुम जिंदगी भर कभी ना इसके राजकीय मुख्य प्रवाह में आ सकते, ना सत्ताधारी बन सकते, ना हकदार बन सकते। अगर आपको जीना है तो आपको आजाद भारत में आजादी से जीना पड़ेगा। अगर तुम आजादी से जियोगे तो जल जमीन जंगल हर हमारी थोड़ी थोड़ी भारत देश की जो भी ये है साधन सुविधा है उसके हम हकदार हैं। बिल्कुल। तो हकदार बनने के लिए ये लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और नागपुर क्षेत्र के, विदर्भ क्षेत्र के हिंगना मतदार संघ से विधानसभा के लिए उम्मीदवार रहे वंचित से अनिरुद्ध शेवाड़े जी। तो ये बातचीत आवाज इंडिया टीवी के साथ आपने देखी। अनिरुद्ध साहब, आपने वक्त दिया, जनता से आह्वान की, मुद्दों पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।